वेलकम बैक टू अकेडमी ऑफ बायोलॉजी और मैं हूं आपके साथ सचिन अंतिम। सो गाइस, लास्ट टाइम वी हैव स्टार्टेड विद जेनेटिक्स, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आपका कपलिंग एंड रिपल्शन हाइपोथेसिस। कपलिंग एंड रिपल्शन हाइपोथेसिस। तो देखो, लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो जो आपकी कपलिंग एंड ये जो आपकी कपलिंग एंड रिपल्शन हाइपोथेसिस थी, ये आपकी दी थी विलियम बेटसन ने। विलियम बेटसन ने इन 1905। और इस थ्योरी से, यानी कि जो ये हाइपोथेसिस थी, उससे उसने क्या शो किया था? ही शोड लैक ऑफ independent assortment, lack of independent assortment. By the help of this particular theory, that is coupling and repulsion theory, William Bateson shows the lack of independent assortment. ठीक है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं जो ये आपकी थ्योरी है, it is a deviation from law of independent assortment, deviation from law of independent assortment। तो इतना समझ में आ गया होगा कि ये आपके लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को अपोज कर रही थी एक तरह से। तो उसमें देखो, जो विलियम बेटसन था उसने क्या क्या लिया था? उसने जो पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट किया था आपका स्वीट पी पर, स्वीट पी, या जिसको हम बोलते हैं आपका लेथायरस ओडोरेटस, लेथायरस ओडोरेटस। ठीक है, तो उसमें उसने दो कैरेक्टर्स को कंसीडर किया था। जो आपका फर्स्ट कैरेक्टर था वो था आपका कलर ऑफ पोलन, कलर ऑफ फ्लावर, सॉरी, कलर ऑफ फ्लावर। और दूसरा आपका जो कैरेक्टर था वो था आपका शेप ऑफ पोलन, शेप ऑफ पोलन। तो एक कैरेक्टर तो उसने लिया था फ्लावर का कलर, दूसरा लिया था उसने पोलन का शेप। तो देखो, इसमें आपका डोमिनेंट क्या था? डोमिनेंट। तो फ्लावर कलर में आपका डोमिनेंट ट्रेट था आपका ब्लू, दैट वॉज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल BB, यानी कि ये था आपका ब्लू जो डोमिनेंट कलर था फ्लावर का। फ्लावर की जो डोमिनेंट शेप थी वो थी आपकी लॉन्ग, सॉरी, जिसको रिप्रेजेंट किया था कैपिटल LL से, लॉन्ग। ठीक है, फिर जो आपका इसी में इन दोनों के रिसेसिव ट्रेट थे। ठीक है, तो देखो, जो फ्लावर कलर आपका रिसेसिव था वो था आपका रेड, जिसको हमने शो किया था स्मॉल RR से, रेड। ठीक है, और जो आपका रिसेसिव शेप थी पोलन की वो थी आपकी स्मॉल L से, दैट इज राउंड। ठीक, तो उसमें इसमें क्या किया, जो आपके विलियम बेटसन था उसने आपका डोमिनेंट और रिसेसिव के बीच में क्रॉस करवाया। तो उसने टोटली आपके दो क्रॉस करवाए थे, दोनों मैं आपको शो करता हूं। तो फर्स्ट क्रॉस था आपका क्रॉस 1। तो क्रॉस 1 करवाया था BBLL, क्रॉस विद स्मॉल BB स्मॉल LL। BB इज फॉर ब्लू, LL इज फॉर लॉन्ग, ब्लू एंड लॉन्ग, यानी कि ब्लू फ्लावर एंड लॉन्ग पोलन, एंड दिस इज फॉर रेड एंड दिस इज फॉर राउंड। तो उनके बीच में उसने क्रॉस करवाया। तो क्रॉसिंग के बाद जो आपका मिला उसको F1 में जो इंडिविजुअल वो था आपका BBLL। ठीक है, ये कुछ इस तरह से, दिस वाज F1। तो जो आपके F1 में जो इंडिविजुअल मिले वो थे आपके, दिस इज ब्लू एंड दिस इज लॉन्ग। ठीक है, तो जो ये आपके F1 के जो इंडिविजुअल मिले, इनका क्या करवाया गया? फिर से टेस्ट क्रॉस करवाया गया। देखो,
टेस्ट क्रॉस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस. इन टेस्ट क्रॉस द F1 प्रोजेनी इज क्रॉस्ड विद रिसेसिव पेरेंट कैरेक्टर. ठीक है, आपका F1 के ऑफस्प्रिंग को आपके रिसेसिव वाले आपके कैरेक्टर के साथ क्रॉस करवाया जाता है, उसको हम बोलते हैं आपका टेस्ट क्रॉस. तो इसमें देखो क्या होगा, B B L L क्रॉसेस विद रिसेसिव आपके कैरेक्टर का दिस. तो उसने ये इस तरह का एक क्रॉस करवाया. तो अब इसमें एक चीज देखो, ये है आपका बी बी, आपका एल एल, और दूसरा है आपका बी बी एल एल. तो अब देखो, अगर इस क्रॉस में क्या शो होती इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, तो क्या रिजल्ट आता अकॉर्डिंग टू इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट. तो वो मैं आपको समझाता हूं. देखो, इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट के हिसाब से आपके जो कैरेक्टर्स है वो आपका इंडिपेंडेंटली दूसरे कैरेक्टर के साथ कंबाइन कर सकते हैं. तो मान लीजिए जो ये आपका पर्टिकुलर बी था, इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट के अकॉर्डिंग ये आपका इसके साथ भी पेयर बना सकता था इस तरह से, और ये आपका इस कैरेक्टर के साथ भी पेयर बना सकता था इस तरह से. कैपिटल बी कैपिटल एल कैपिटल बी स्मॉल एल. फिर उसी तरह से देखो, जो आपका स्मॉल बी था, स्मॉल बी आपका कैपिटल एल के साथ पेयर बना सकता था. स्मॉल बी कैन पेयर विद कैपिटल एल, सिमिलरली द स्मॉल बी कैन पेयर विद स्मॉल एल. ठीक है, और इस तरफ जो आपके गैमेट्स थे वो थे आपके, इनको मिला के आपका जो बनेगा बी एल. तो यहाँ देखो, यहाँ सिंगल ही मान लेंगे, वैसे तो यहाँ आपके दो बनेंगे, तो एक को ही देख लेते हैं. तो इसको क्रॉस करने से आपका रिजल्ट क्या आएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल. फिर इस तरह से कैपिटल बी स्मॉल एल स्मॉल एल. फिर आपका स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल. फिर आपका स्मॉल बी स्मॉल एल स्मॉल एल. ठीक है, तो जो ये आपका इंडिविजुअल फॉर्म हुआ है कैपिटल बी स्मॉल बी, ये है आपका ब्लू, एंड कैपिटल एल स्मॉल एल ये है आपका लॉन्ग. तो ये आपका फॉर्म हो गया ब्लू लॉन्ग. फिर यहाँ आपका ये फॉर्म हो गया कैपिटल बी स्मॉल बी यानी कि आपका ब्लू, स्मॉल एल यानी कि आपका राउंड. तो ये आपका फॉर्म हो गया ब्लू राउंड. ठीक है, फिर देखो स्मॉल बी यानी कि आपका रेड, और कैपिटल एल स्मॉल एल यानी कि आपका लॉन्ग. ये फॉर्म हो गया आपका रेड लॉन्ग. दिस इज रेड, एंड स्मॉल एल फॉर रेड राउंड. तो इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट का अगर देखें तो यहां आपका क्या रेशो आया, 1 1 1 1 1 रेशो 1 रेशो 1 रेशो 1. तो इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट के अकॉर्डिंग आपका ये आया. देखो, ये मान लीजिए आपके इस तरह से है, इसमें आपका फर्स्ट है आपका ब्लू लॉन्ग, दूसरा आपका ब्लू राउंड, थर्ड है आपका रेड लॉन्ग, और फोर्थ है आपका रेड राउंड. ठीक है, तो ये आपकी प्रोजेनी फॉर्म होगी. तो इसमें देखो एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो हमने आपका रिजल्ट एक्सपेक्ट किया था अकॉर्डिंग टू इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, वो क्या था आपका 1 रेशो 1 रेशो 1 रेशो 1. तो हमारे हिसाब से तो आपका रिजल्ट ये वाला आना चाहिए था 1 रेशो 1 रेशो 1 रेशो 1 वाला, जो कि आपका इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट के अकॉर्डिंग था. बट जो आपकी पर्टिकुलर थ्योरी है ये इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट से डेविएशन शो करती है, उसको अपोज करती है. तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये होना चाहिए था, बट जो एक्चुअल रिजल्ट हमें मिला, जो रिजल्ट ऑब्जर्व था, जो हमें मिला था आपका एक्चुअल ऑब्जर्व्ड रिजल्ट, वो क्या था, वो था आपका 7 रेशो 1 रेशो 1 रेशो 7. तो ये आपका जो ऑब्जर्व्ड रिजल्ट था आपका विलियम बेटसन को ये मिला. ठीक है, तो जो ये आपका पर्टिकुलर जो ये रिजल्ट शो कर रहा है उसमें देखो क्या है आपके, जो आपके क्या है ब्लू लॉन्ग, आपका ब्लू लॉन्ग क्या है आपका
पेरेंटल, और जो आपका क्या है रेड राउंड, ये भी आपका क्या है पेरेंटल। तो ब्लू लॉन्ग भी पेरेंटल, रेड राउंड भी पेरेंटल, और ज्यादा क्या प्रेजेंट है आपका ब्लू लॉन्ग ही प्रेजेंट है और ज्यादा आपका रेड राउंड प्रेजेंट है। यानी कि यहाँ पे कंडीशन क्या है, जो आपके पेरेंटल कॉम्बिनेशंस थे उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। यहां लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ पेरेंटल कॉम्बिनेशंस इज मोर, फ्रीक्वेंसी ऑफ पेरेंटल कॉम्बिनेशन इज मोर और वी कैन से ग्रेटर। पेरेंटल कॉम्बिनेशंस की यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो आपके डोमिनेंट अलील हैं, जो आपके डोमिनेंट अलील हैं आपका कलर के लिए और आपका शेप के लिए, इन डोमिनेंट अलील की एक टेंडेंसी होती है कि ये एक साथ रहे। तो आपका तभी तो ब्लू लॉन्ग दोनों आपके डोमिनेंट कैरेक्टर एक साथ है और ज्यादा में आपके यही मिले पेरेंटल वाले। तो क्या लिख सकते हैं हम, यहां से लिखते हैं द डोमिनेंट alleles and the recessive alleles। देखो जिस तरह से आपके डोमिनेंट एक साथ रहने की कोशिश कर रहे हैं उसी तरह से आपके रिसेसिव भी एक साथ रहने की कोशिश कर रहे हैं और ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे वो प्रेजेंट है। तो लिख सकते हैं द डोमिनेंट alleles and the recessive alleles of a parental pair tends to remain together, ठीक है। तो उन्होंने क्या कोशिश की, एक साथ रहने की, और इसी चीज को हमने क्या बोल दिया आपका, इसको हमने बोल दिया आपका ये एक साथ रहने की जो कोशिश है, दिस इज कॉल्ड एज गैमेटिक कपलिंग। गैमेटिक कपलिंग यानी कि जो आपके इनिशियली जो आपके कैरेक्टर्स के जो कपल थे, यानी कि ब्लू लॉन्ग का कपल था, रेड राउंड का कपल था, उन्होंने कोशिश की है कि वो क्रॉस में बाद में भी आपके एक साथ ही रहने की कोशिश करे। तो आपका ब्लू लॉन्ग आपका डोमिनेंट वाला था, उसने कोशिश की एक साथ रहने की, ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी है। सिमिलरली रेड राउंड वाला आपका रिसेसिव के लिए था, उसने कोशिश की दोनों कैरेक्टर्स में एक साथ की और फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो जो आपके डोमिनेंट अलील्स और जो आपके रिसेसिव अलील्स होते हैं आपके पेरेंटल ऑफ ए पेरेंटल पेयर टेंड्स टू रिमेन टुगेदर, और उन दोनों के एक साथ रहने की जो टेंडेंसी होती है उसको हम बोलते हैं गैमेटिक कपलिंग, ठीक है। फिर इसी में एक बात हम और लिख सकते हैं, द डोमिनेंट alleles and recessive alleles recessive alleles from different parents tends to remain separated, ठीक है। और उसको हम बोल देते हैं आपका गैमेटिक रिपल्शन, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, जिस तरह से आपके डोमिनेंट वाले एक साथ रहने की कोशिश कर रहे हो और आपके रिसेसिव वाले एक साथ रहने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह से इनमें इस चीज के बहुत कम चांस होते हैं कि आपका डोमिनेंट और आपका रेड, जो आपका डोमिनेंट और जो आपका रिसेसिव वो मिक्स हो जाए। तो मिक्सिंग शो नहीं करते, वो बहुत उनकी कोशिश ये रहती है कि डोमिनेंट आपका अलग रहे, आपका रिसेसिव आपका अलग रहे। तो इसी वजह से देखो जो आपके मिक्स कैरेक्टर हैं आपके डोमिनेंट और आपके रिसेसिव कैरेक्टर की, ब्लू कलर आपका डोमिनेंट फ्लावर कलर है, राउंड जो कैरेक्टर है वो आपका कैसा है, रिसेसिव है। तो जो आपके डोमिनेंट और रिसेसिव का जो कॉम्बिनेशन है उनकी फॉर्मेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये कोशिश करते हैं आपके कैरेक्टर्स आपके डोमिनेंट और रिसेसिव मिक्स ना हो, दोनों अलग रहे। तो इसी चीज को बोलते हैं आपका गैमेटिक रिपल्शन। तो अब दूसरा क्रॉस मैं आपको दिखाता हूं, एक सेकंड। तो देखो जो आपका दूसरा क्रॉस था उसमें देखो क्या था। सिमिलरली दूसरा क्रॉस किया गया, क्रॉस 2। तो क्रॉस 2 में क्या था, यहां आपका
डोमिनेंट, एक कैरेक्टर डोमिनेंट होगा और एक आपका रिसेसिव होगा। तो आपका ले लिया ब्लू राउंड, एक पेरेंट ले लिया आपका ब्लू राउंड BBLL, और दूसरा आपका पेरेंट ले लिया आपका ये आपका रेड लॉन्ग, रेड इज फॉर RRLL। ये हो गया आपका ब्लू राउंड एंड ये हो गया आपका रेड लॉन्ग, ठीक है। तो इनके जो F1 प्रोजेनी थे, F1 जनरेशन फीलियल 1 के जो प्रोजेनी थे वो क्या थे आपके B, अरे थोड़ी सी इसमें मिस्टेक कर दी मैंने, दिस इज RRLL, ये यहाँ पे BBLL एंड दिस इज, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा पता है यहाँ थोड़ी सी ये गलती हो गई है कि ये आपका RR नहीं, ये आपका स्मॉल b भी आएगा यहाँ पे, ये वहां तो ठीक लिख दिया, ये थोड़ा सा हो गया होगा किसी गलती से, तो यहाँ आएगा आपका स्मॉल b भी, स्मॉल b। तो इनके साथ आपका क्या फॉर्म होगा, कैपिटल B स्मॉल b क्रॉस और आपका कैपिटल L स्मॉल a, ये हो गया आपका F1 का प्रोजेनी। तो फर्दर सेम चीज आपके F1 के प्रोजेनी के साथ ही, ये आपका कैसा है ब्लू आपका लॉन्ग फॉर्म हो गया। अब इसके साथ क्या किया गया, आपका टेस्ट क्रॉस किया गया, ये आपका टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस में आपका क्या होता है आपको पता है, जो आपका F1 के प्रोजेनी होते हैं उनको क्रॉस किया जाता है आपका रिसेसिव के साथ, यानी कि BBLL, ठीक है। तो अब इस टेस्ट क्रॉस में सेम वही आपके रिजल्ट आने जैसे इसमें थे। फर्स्ट है आपका ब्लू लॉन्ग, दूसरा है आपका ब्लू राउंड एंड थर्ड है आपका रेड लॉन्ग, रेड लॉन्ग एंड फोर्थ एंड द लास्ट इज रेड राउंड, रेड राउंड। तो इस केस में भी देखो जो आपका एक्सपेक्टेड रेशो था आपका इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट के अकॉर्डिंग, तो आपका 1:1:1:1 ये आना चाहिए था, बट एक्चुअल जो हमें रिजल्ट मिला इस केस में भी आपका 7:1:1:7 था, ठीक है। तो इससे आप जो चीज में समझाने की कोशिश कर रहा था शायद आप समझ गए होंगे कि आपके जो डोमिनेंट कैरेक्टर रहते हैं वो एक साथ रहने की कोशिश करते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर एक साथ रहने की कोशिश करते हैं, और जो आपके डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर मिलने की बहुत कम कोशिश करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि डोमिनेंट आपका अलग रहे और आपके रिसेसिव अलग रहे। यही आपका कहा गया था आपकी कपलिंग एंड रिपल्शन हाइपोथेसिस में। तो देखो ये जो आपका जेनेटिक्स वाला पर्टिकुलर चैप्टर है, इसमें जो ये आपके रेशोज होते हैं, इसमें आपके दो टाइप के रेशो, एक आपका एक्सपेक्टेड, एक आपका जो हमें ऑब्जर्व मिला था। तो ये रेशोज वगैरह आपको पता होना और याद होना बहुत जरूरी, कई बार डायरेक्टली क्वेश्चनिंग में से पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ आपका एक टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट है आपका क्रॉसिंग ओवर एंड काइज्मा फॉर्मेशन। So guys, your next topic is crossing over and chiasma formation and chiasma formation। तो देखो जो क्रॉसिंग ओवर है और आपका काइज्मा फॉर्मेशन, दिस इज CHIASM। तो काइज्मा इसमें क्या था, देखो जो थॉमस हंट मॉर्गन था वो आपका ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर पे वर्क कर रहा, तो उसमें उसने ऑब्जर्व किया देयर वाज नॉट कंप्लीट लिंक, जो वहां पे उसने ऑब्जर्व किया कि वहां कंप्लीट कपलिंग और रिपल्शन नहीं था, ठीक है। व्हाइल वर्किंग ऑन ड्रोसोफिला T.H. Morgan observed that coupling and repulsion was not complete. Coupling and repulsion was not complete.
नॉट कंप्लीट, ठीक है। तो उसने नोटिस किया कि कपलिंग और जो रिपल्शन था वो कंप्लीट नहीं था। फिर उस चीज के लिए उसने रीजन भी दिया कि जो आपकी जीन्स है वो कपलिंग फेज में क्यों होती है और आपकी रिपल्शन फेज में क्यों होती है। तो वो देखते हैं। कपलिंग के लिए उसने क्यों आप बोला, कपलिंग आपकी कब होगी, व्हेन द जीन्स आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, ऑन सेम क्रोमोसोम, ठीक है। when the genes are present on same chromosome, एक ही क्रोमोसोम पे जब जीन्स प्रेजेंट होंगी तो वो आपका कपलिंग फेज शो करेंगी। फिर आपका रिपल्सन फेज कब शो करेंगी, when the genes are on two different but homologous chromosomes, homologous chromosomes। फिर उसने रिपल्शन के बारे में बोला कि आपकी जीन्स रिपल्शन तब शो करेंगी जब वो दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे होंगी, पर वो दोनों क्रोमोसोम्स होंगे आपके होमोलोगस क्रोमोसोम। तो अब देखो आपका होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होता है, any two chromosomes carrying genes of same character, जब आपके कोई भी दो क्रोमोसोम एक ही कैरेक्टर की जीन्स कैरी करते हैं तो उस तरह के क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं आपका होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो इस तरह की जो आपकी जीन्स होती है उनको बोला गया लिंक्ड जीन्स। सच जीन्स आर कॉल्ड एज लिंक्ड जीन्स, ठीक है। और जो ये आपका लिंक्ड जीन्स का फिनोमिना होता है उसको बोला गया आपका लिंकेज। द फिनोमिना ऑफ लिंक्ड जीन्स इज कॉल्ड एज LIN, ठीक है, लिंकेज, ठीक है। तो उसको बोला गया आपका लिंकेज। अब जो ये आपकी लिंकेज है वो किस चीज पे डिपेंड करती है वो मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए ये आपका एक क्रोमोसोम है, उस पे ये आपकी ए जीन है, जीन ए, दिस इज जीन बी, this is gene C, this is gene D, this is gene E, this is gene F, G, मतलब बहुत सारी जीन है। तो जो आपकी A और B जीन है, A और B जीन ये कैसी है आपकी इनकम्प्लीट लिंक्ड जीन्स, ठीक है। फिर अगर बात की जाए आपकी B, C, D, E, F और G, ये आपकी कैसी जीन्स है, दीज आर कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स, तो यहां पे आपको एक चीज समझ आ गई होगी कि जो आपकी लिंकेज है, द लिंकेज ये किस पे डिपेंड करती है, लिंकेज डिपेंड ऑन डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, लिंकेज डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। आपकी जीन्स के बीच में डिस्टेंस कितना है उस चीज पे आपकी लिंकेज डिपेंड करेगी। देखो जीन्स के बीच में डिस्टेंस होना जरूरी है पर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस होगा तो वहां पे आपकी लिंकेज कम हो जाएगी, अगर कम गैप है उनके बीच में तो वहां लिंकेज आपकी कंप्लीट लिंकेज होगी। तो लिंकेज डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, ठीक है। तो अब क्या लिख सकते हैं यहां पे, मोर डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, तो उससे क्या होगा आपका लेस लिंकेज बिटवीन जीन्स, ठीक है। अब देखो एक क्रोमोसोम पे जितनी भी आपकी जीन्स प्रेजेंट होती है वो सारी जीन्स मिलके फॉर्म करती है आपका एक लिंकेज ग्रुप। ऑल जीन्स ऑफ अ क्रोमोसोम ऑन अ सिंगल या फिर अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम
होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर्म वन लिंकेज ग्रुप, वो एक लिंकेज ग्रुप फॉर्म करेंगे, ठीक है, वन लिंकेज ग्रुप। तो एक क्रोमोसोम पे एक लिंकेज ग्रुप है, तो जितने लिंकेज ग्रुप आपके होंगे उतने ही क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। तो एक क्रोमोसोम पे फॉर्म होगा आपका एक लिंकेज ग्रुप, ठीक है। तो जो आपके लिंकेज ग्रुप्स इज इक्वल टू लिंकेज ग्रुप्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो यहां तक का पार्ट आपको समझ आ गया होगा कि लिंकेज क्या है और फिर इनमें लिंकेज में होता क्या है, लिंकेज ग्रुप क्या है, ठीक है। तो लिंकेज ग्रुप्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। फिर इसके बाद देखो, लिंकेज के बाद उसने एक ऐसी चीज के बारे में बताया जो आपकी लिंकेज को कम करती थी। तो लिंकेज को कम कर क्या कर सकती थी, फिर उसने बताया आपका क्रॉसिंग ओवर कैन रिड्यूस लिंकेज। आपकी जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो आपकी लिंकेज को कम कर सकती है। तो अब क्रॉसिंग ओवर क्या होती है आपकी, क्रॉसिंग ओवर यानी कि एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट्स, एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट्स। तो मान लीजिए ये आपके एक क्रोमोसोम की आर्म है इस तरह से, या आपकी दूसरी क्रोमोसोम की आर्म है, इनके बीच में हो जाती है आपके इस तरह से क्रॉसिंग ओवर। तो इसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो किस तरह से हो जाएगा, इस तरह से आपका रिजल्ट हो जाएगा। ये इसकी आर्म यहाँ पे क्या होगी, आपका क्रॉसिंग ओवर की वजह से यहाँ पे आपका रिकॉम्बिनेंट टाइप के जो आर्म्स है वो फॉर्म हो गई। तो जो आपकी क्रॉसिंग ओवर होती है वो आपकी लिंकेज को कम कर सकती है। तो अब एक चीज देखो, डिस्टेंस बिटवीन जीन्स मोर, डिस्टेंस बिटवीन जीन्स मोर या वी कैन से ग्रेटर। तो जीन्स के बीच में ज्यादा डिस्टेंस होने से क्या होगा, लेस लिंकेज, आपकी लिंकेज कम हो जाएगी। तो आपकी लिंकेज कम होगी तो उससे क्या ज्यादा हो जाएगी, आपकी क्रॉसिंग ओवर मोर, क्रॉसिंग ओवर आपकी इंक्रीज हो जाएगी। सो गाइज आई होप आपको यहां तक का जो ये पार्ट है क्रॉसिंग ओवर वगैरह का, ये आपको समझ आया होगा। फिर देखो, जो आपकी क्रॉसिंग ओवर है या जो आपका एक काइज्मा फॉर्मेशन, इस काइज्मा फॉर्मेशन को लेके आपका दो थ्योरी दी गई थी। तो उस थ्योरी से पहले आप एक चीज और समझ लीजिए, आपका काइज्मा फॉर्मेशन क्या होता है। काइज्मा, तो जहां पे आपके दो क्रोमोसोम्स मिलते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं आपका काइज्मा, पॉइंट ऑफ मीटिंग ऑफ टू क्रोमोसोमल आर्म्स, टू क्रोमोसोमल आर्म्स। जहां आपकी दो क्रोमोसोम्स की आर्म्स एक दूसरे को मिलती है तो वो जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर्म हो रहा है उसको बोलते हैं काइज्मा। तो वो दो थ्योरीज देखते हैं आपकी। तो देखो, वो आपकी दो थ्योरी थी, एक तो थी आपकी क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी, और दूसरी थी आपकी काइज्मा थ्योरी, काइज्मा थ्योरी, ठीक है। देखो, जो आपकी क्लासिकल थ्योरी थी उसको हम बोलते थे आपका वन डायमेंशन थ्योरी, वन डायमेंशन नहीं, वन प्लेन थ्योरी इसको हम बोलते थे, वन प्लेन थ्योरी। सॉरी, क्लासिकल को आपका बोलते थे टू प्लेन थ्योरी, और जो आपकी काइज्मा थ्योरी थी इसको हम बोलते थे वन प्लेन थ्योरी, वन प्लेन थ्योरी। तो देखो, जो आपकी क्लासिकल थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग क्या था, क्रॉसिंग ओवर is a result of काइज्मा। तो क्लासिकल थ्योरी का मानना था कि जो आपके काइज्मा की फॉर्मेशन होती है उनकी वजह से क्रॉसिंग ओवर होती है, यानी कि दैट इज
काइज्मा कोज क्रॉसिंग ओवर, काइज्मा कोज क्रॉसिंग ओवर, काइज्मा कोज क्रॉसिंग ओवर। बट जो आपकी काइज्मा जो थ्योरी थी, इसका मानना था जो आपका काइज्मा होता है, काइज्मा इज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, यानी कि क्रॉसिंग ओवर की वजह से काइज्मा फॉर्म होता है, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं दैट इज क्रॉसिंग ओवर कॉजेज, क्रॉसिंग ओवर कॉजेज काइज्मा फॉर्मेशन। काइज्मा मैं आपको बता चुका हूं, जहां पे आपके क्रोमोसोम्स की आर्म्स एक दूसरे के साथ मिलती है उसको बोलते हैं, ठीक है। फिर जो आपका इसमें ये एक सी आएगा इसमें, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। फिर इसमें जो सेकंड पॉइंट था, इसमें क्या था, जो आपके आर्म्स के लूप्स होते हैं उनको ये माना गया था वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट होते हैं, यानी कि वो परपेंडिकुलर होते हैं। द loops are present perpendicular to each other, perpendicular to each other, ठीक है। तो इसमें जो लूप्स थे या फिर जो आपकी आर्म्स की जो सेगमेंट्स थी, क्रोमोसोम्स की आर्म्स थी, वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर प्रेजेंट थी, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे, जिसकी वजह से इसको बोला गया था आपका टू प्लेन थ्योरी, टू प्लेन थ्योरी, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अगर बात की जाए आपकी क्लासिकल थ्योरी की, नो इम्पोर्टेंट, ओनली लिख सकते हैं हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट, ओनली हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस बोले तो सिर्फ इसकी यह इम्पोर्टेंस है कि एक थ्योरी गलत दी गई थी, जिसको बाद में गलत प्रूव कर दिया गया, और फिर आपकी जो सही थ्योरी आई वो थी आपकी काइज्मा। जो आपकी काइज्मा थी उसने आपकी क्लासिकल को अपोज किया था। तो देखो इसके अकॉर्डिंग क्या था, जो आपकी काइज्मा होते हैं, काइज्मा इज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, is a result of crossing over, followed is a result of, और क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट है आपका followed by breaking and reunion, reunion किसकी, reunion of segments of non-sister chromatids, non-sister chromatids की सेगमेंट्स की जो ब्रेकिंग होती है और फिर जो उनकी रीयूनियन होती है, एक्सचेंज होके, उसको हम बोल देते हैं आपका, ये आपका क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होता है, आपका काइज्मा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। काइज्मा इज ए रिजल्ट ऑफ क्रॉस, ठीक है, इतना। फिर देखो ये थ्योरी आपकी फर्दर जब स्टडीज हुई तो क्या हुआ, स्टडीज favor this theory, studies favors this theory, तो ये यहां तक आपको समझ आ गया होगा। फिर इसी के बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका जीन मैपिंग। तो देखो जीन मैपिंग क्या होता है, मतलब जो आपकी जीन्स होती है उनको एक लीनियर अरेंजमेंट में अरेंज करना आपका जीन मैपिंग कहलाता है। तो जीन मैपिंग इज द assigning linear arrangement to genes। जो आपकी जीन्स होती है उनको एक लीनियर अरेंजमेंट देना, वो आपका कहलाता है आपका जीन मैपिंग। ये देखो आपकी जो जीन मैपिंग है, इट इज एक तरह से क्या आपकी ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, कि जीन्स के बीच में डिफरेंस कितना, उसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है उसको हम बोलते हैं जीन मैपिंग। तो देखो जो आपके क्रोमोसोम मैप्स थे, क्रोमोसोम
maps were prepared by स्टूर्टवेंट करके STUART स्टूर्टवेंट इन 1911। तो देखो जो आपकी क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी होती है या फिर उनका जो नया रिकॉम्बिनेशन फॉर्म होने की फ्रीक्वेंसी, वो डिपेंड करता है आपकी जीन्स के बीच में डिस्टेंस। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। तो फिर देखो जो आपकी यूनिट होती है, यूनिट ऑफ मेजरिंग जीन डिस्टेंस, यूनिट ऑफ मेजरिंग जीन डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं आपका मैप यूनिट। अगर आपकी 100% क्रॉसिंग ओवर है दो जीन्स के बीच में, तो उसको बोलेंगे आपका मोर्गन। एंड इफ द क्रॉसिंग ओवर इज 10% बिटवीन टू जीन्स, देन वी कॉल इट एज सेंटीमोर्गन, सॉरी दिस इज डेसीमोर्गन, तो उसको बोलेंगे आपका डेसीमोर्गन। ठीक, और जो आपका वन मैप यूनिट है इसको हम बोलते हैं आपका सेंटीमोर्गन। सो गाइज इसी के साथ जो आपका आज का जो वीडियो लेक्चर था वो फिनिश होता है, और 3 टॉपिक हम कर चुके हैं, आपका कपलिंग एंड रिपल्शन हाइपोथेसिस, फिर दूसरा आपका क्रॉसिंग ओवर एंड काइज्मा फॉर्मेशन, एंड थर्ड आपका जो है वो आपका जीन मैपिंग। तो आपको आज वाले में या इससे पहले वाले में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड देखो यार, मैंने आपको बोला था कल एक वीडियो में कि जो आपके लेक्चर्स हैं मैं वो अल्टरनेट डालूंगा, एक दिन जेनेटिक्स के एक दिन बायोकेमिस्ट्री के, बट उसको करने से क्या होगा, देखो जो थोड़ा सा है ना काम मैसी सा हो जाएगा, मेरे लिए भी अटपटा हो जाएगा कि वो आपको एक प्लेलिस्ट में मैं मतलब अरेंज करके देने में दिक्कत होगी। तो अब जो ये सीरीज है उसी को चलने देते हैं। आज आपकी 13th क्लास थी, तो जैसे ही जेनेटिक्स फिनिश होगी उसके बाद हम आपका बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। सो गाइस कीप वॉचिंग।